अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है नबील अंसारी ने। नावल का नाम है दिल फूलों की बस्ती, मुसन्निफ़ा है निकहत अब्दुल्ला। आप आज सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 16। रात के खाने के बाद शाह सिकंदर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि उनकी बेटी अलमास उन्हें मुखातिब करके बोली, बाबा आपको बाबा जान याद कर रहे थे। अभी? उन्होंने रुक कर पूछा। जी, कह रहे थे खाने के बाद आप उनसे मिल लें। अलमास ने कहा तो उन्होंने खासी बेदिली से बाबा जान के कमरे का रुख किया, क्योंकि इस वक्त वो सियासी हालात पर बातें करने और सुनने के मूड में नहीं थे, जबकि बाबा जान के पास जब से वो मिनिस्टर बने थे यही एक मौजू था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही सलाम करने के साथ पूछा, आपने याद किया है? अब तो हम तुम्हें याद ही करते हैं, मुलाकात तो कभी कभार होती है, आओ बैठो। बाबा जान का मूड खासा खुशगवार था। शाह सिकंदर खामोशी से उनके पास बैठ गए तो बाबा जान ने पहले वही सियासत का मौजू छेड़ा और फिर उसी पर कहने लगे, हर दूसरे दिन की आमदरफ्त से क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कराची में रिहाइश इख्तियार कर लो, बाल बच्चों को भी वहीं ले जाओ। नहीं बाबा जान, अव्वल तो ये आमदरफ्त कोई मसला नहीं है, दूसरे मेहरुनिसा भी कराची जाने पर आमादा नहीं होगी। शाह सिकंदर ने कहा तो बाबा जान कसदन ताज्जुब के इजहार के साथ बोले, क्यों मेहरुनिसा आमादा क्यों नहीं होगी? क्या उसे अभी भी कोई खदशा है? कैसा खदशा? शाह सिकंदर फ़ौरन समझ नहीं पाए। वो जो तुमने एक गलती की थी, हमारा मतलब है शादी। बज़ाहिर बाबा जान का अंदाज सरसरी सा था। शाह सिकंदर होंठ भींचकर दूसरी सिमत देखने लगे। वो भूले नहीं थे, लेकिन इतने बरसों बाद बाबा जान ने जिक्र करके उन्हें अजियत से दो चार कर दिया था। अब तो मेहरुनिसा की औलाद जवान हो गई है, अब उसे खदशा नहीं होना चाहिए। कुछ देर रुककर बाबा जान ने उन्हें मतवज्जा किए बगैर कहा, फिर जैसे याद करते हुए बोले, उससे भी तो तुम्हारी औलाद थी, वो क्या नाम था उस डॉक्टरनी का? हाँ, आसिया। शाह सिकंदर ने चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था जिससे पता चलता कि वो किसी खास मकसद से ये मौजू ले बैठे हैं। और उन्हें अपनी तरफ देखते पाकर बाबा जान पूछने लगे, क्या है उसके पास, बेटा या बेटी? मुझे नहीं मालूम, जब मैंने उसे तलाक दी थी उस वक्त वो माँ नहीं बनी थी। शाह सिकंदर नज़रें चुराकर बोले थे। बाद में भी तुमने मालूम नहीं किया? बाबा जान की खोजती हुई नज़रें उनके चेहरे पर जम गई और वो ज़ब्त करने के बाद बोले थे, नहीं, और क्यों मालूम करता, जब आप उसे अपना ख़ानदान अपना नाम देने पर तैयार ही नहीं थे। फिर उसके लिए यही बेहतर था कि वो सिर्फ अपनी माँ को पहचाने और बस। वो बेशक अपनी माँ को पहचाने, लेकिन खुद उसे अपनी पहचान के लिए क्या बाप के नाम की ज़रूरत नहीं होगी? बेबाप के नाम की औलाद का कोई मुस्तकबिल नहीं होता सिकंदर। फ़र्ज़ करो अगर बेटी हुई तो कौन शादी करेगा उससे? बाबा जान ने एक बार फिर उनकी शहरक पर हाथ रख दिया था कि वो चकरा गए। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि अपनी औलाद को लावारिसों की तरह मत छोड़ो। अगर बेटा है तो उसे उसका हक दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी संवार सके, और अगर बेटी है तो उसे यहाँ लाने की तदबीर करो। अपने ख़ानदान का नाम देकर उसे रुखसत करोगे तो सारी ज़िंदगी सुखी रहेगी, वरना। बाबा जान ने कसदन बात अधूरी छोड़कर उन्हें देखा तो वो संभल कर कहने लगे, आपकी बात ठीक है बाबा जान, लेकिन हमारा अब कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि मैंने आसिया से वादा किया था कि मैं उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करूँगा। इसके बाद भी अगर मैं उनके दर पर सवाली बनकर जाऊँ, तब भी वो किसी कीमत पर अपनी औलाद को यहाँ भेजने पर आमादा नहीं होंगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। आसिया पढ़ी लिखी ज़हीन खातून थीं। उन्होंने यकीनन औलाद की अच्छी परवरिश की होगी और आइंदा भी उसके लिए वही बेहतर फ़ैसला कर सकेंगी। वो कितनी भी अच्छी परवरिश करे, बाप का नाम दिए बगैर औलाद को कहीं भी बाइज़्ज़त मुकाम नहीं दिला सकती, ख़ुसूसन बेटी को। बाबा जान ने कहा तो शाह सिकंदर ने यूं होंठ भींचे जैसे खुद को कुछ कहने से बाज रखा हो। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर बाबा जान हुकारा भरकर बोले, तुम अगर खुद को आसिया से किए वादे का पाबंद समझकर उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करना चाहते तो ठीक है, तुम इस मामले से दूर रहो, हम खुद कोई तदबीर कर लेंगे। नहीं बाबा जान, अब आप कुछ नहीं करेंगे, शाह सिकंदर फ़ौरन बोले थे। मैंने आपके कहने पर आसिया को तलाक इसी शर्त पर दी थी कि आप भी उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे, और आपने वादा किया था। याद है हमें, भूले नहीं हैं। हमें उस औरत से कोई सरोकार नहीं। हम सिर्फ तुम्हारी औलाद की बेहतरी सोच रहे हैं। तुम्हें भी सोचनी चाहिए। अगर बेटी है तो उसके लिए इस हवेली में रिश्ते मौजूद हैं। यूनस या जहांगीर के बेटों में से तुम जिसके साथ कहोगे, हम उसकी शादी कर देंगे। इससे तुम्हारी बेटी तुम्हारे करीब रहेगी। लेकिन मसला वही है कि वो औरत आसिया नहीं मानेगी। बाबा जान ने धीरज से बात करते हुए आखिर में कुछ तनफ़्फ़ुर से कहा था। शाह सिकंदर पुरसोच अंदाज में उन्हें देखे गए, बोले कुछ नहीं।
اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاہوں کی بیٹیاں غیروں میں نہیں بیاہی جاتی، ہم آسیہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے نہیں جا رہے۔ آخر کہیں نہ کہیں تو اسے بیٹی بیاہنی ہوگی، ساری زندگی اپنے پاس تو نہیں بٹھائے رکھے گی، پھر کیوں نہ اس بیٹی کو اس کا اصل گھر اصل مقام مل جائے۔ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ بابا جان نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے شاہ سکندر کو سوچوں کے بھنور سے نکالا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولے، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں لیکن تم صرف حامی بھرو۔ بابا جان فوراً بول پڑے، باقی سارے کام ہمارے، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آسیہ کی بیٹی چھین کر نہیں لائیں گے، بلکہ اسی کے گھر سے شاہ علی جہانگیر کے ساتھ بیاہ کر لائیں گے۔ شاہ سکندر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس بات میں سر ہلایا، پھر محض اپنی بات رکھنے کی خاطر کہنے لگے، اب پتہ نہیں بابا جان آسیہ کے پاس بیٹی ہے یا بیٹا، ہم معلوم کر لیں گے، بیٹا ہوا تب بھی ہم اس کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ بابا جان نے اندر ہی اندر مطمئن ہو کر کہا تھا، اچھی بات ہے، اب آپ آرام کریں۔ شاہ سکندر اٹھ کھڑے ہوئے اور شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکلے تو ان کے ذہن پر اپنی ہی بات دستک دینے لگی تھی۔ پتہ ہے آسیہ، میں نے کیا سوچا ہے؟ اگر ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کی شادی علی جہانگیر کے ساتھ کریں گے۔ علی جہانگیر کے لیے یہ انکشاف بڑا خوش کن تھا کہ صباحت اس کی چچا زاد ہے۔ اس کے بعد بابا جان نے اس کے ساتھ اس کی شادی کا طے کر کے تو گویا پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ صباحت کے ساتھ کوئی زبردستی ہو، کیونکہ اس کے پیش نظر صرف اپنی خوشی نہیں تھی، وہ اس سے بھی اس کی مرضی معلوم کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ اس پر اپنا آپ ظاہر کرے۔ وہ اپنے اسی پرانے ناطے سے خود کو اس کے سامنے کھڑا کر سکتا تھا، یوں جیسے اتفاقاً سامنا ہوا ہو، جیسے پہلے کئی بار ہوا تھا، اور اس کے لیے وہ ہر شام لائبریری جانے لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس روز یہاں سے وہ جو کتابیں لے گئی تھی وہ واپس کرنے ضرور آئے گی، اور وہ آئی بھی تو اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ دوسری لڑکی کو دیکھ کر وہ خاصا جذبز ہوا۔ پھر بظاہر انجان لیکن سارا دھیان اس پر رکھ کر انتظار کرنے لگا کہ کہیں تو وہ دوسری لڑکی ادھر ادھر ہوگی۔ وہ دونوں کتابیں دیکھتی ہوئی اس کی پشت پر الماری کے پاس آ کھڑی ہوئیں تو اس کا دل چاہا ساری مصلحتوں کا دامن چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے، اور بغیر کسی تمہید کے پوچھے کہ وہ اسے کیسا لگتا ہے۔ اور ابھی وہ اپنے دل کو یہ جسارت کر گزرنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی آگے بڑھتی نظر آئی۔ تب وہ فوراً کرسی دھکیل کر اٹھا اور اس کے برابر کھڑا ہو کر سابقہ انداز میں اسے متوجہ کیا۔ ہیلو۔ صباحت نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظر انداز کر کے صوبیہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی تو وہ سمجھ کر انگوٹھے سے اشارہ کرتا ہوا بولا، آپ کی دوست ادھر جا رہی ہیں، جانے دیں، یا اگر پکارنا چاہیں تو بے شک پکار لیں، کیونکہ مجھے جو کہنا ہے وہ اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ صباحت کچھ گھبرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے یہ یقین چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ناپسند نہیں کرتی۔ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لے کر سوالیہ نشان بن گیا۔ صباحت کا دل یکبارگی بہت زور سے دھڑکا تھا، وہ مشکل خود پر قابو پا کر بولی، اگر میں یہ یقین نہ دوں تو میں سمجھوں گا آپ کے دل کی بستی میں پہلے ہی کوئی اپنے نام کے پھول کھلا چکا ہے، جس کی محبت میں آپ اتنی آگے نکل چکی ہیں کہ… جی نہیں، وہ بے اختیار اس کی بات کاٹ گئی، پھر احساس ہونے پر نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ کو میرے بارے میں کچھ قیاس کرنے اور سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ مجھے یہ حق میری محبت نے دیا ہے، جس کا میں پوری ایمانداری سے اعتراف کرتے ہوئے آپ کو پرپوز بھی کر رہا ہوں، اور جب تک آپ جواب نہیں دیں گی میں یوں ہی قیاس کرتا رہوں گا، اور ہر دوسرے موڑ پر آپ سے ملوں گا بھی ضرور۔ وہ بے حد مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ صباحت نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر صوبیہ کو دیکھنے لگی، جو شیشے کی الماریوں میں دیکھتی ہوئی آخری سرے تک چلی گئی تھی۔ کچھ کہیں گی نہیں آپ؟ اس نے ٹوکا تو صباحت نے صوبیہ کی طرف سے دھیان ہٹا کر پھر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا تو وہ کیوں کا سوال اٹھانے کی بجائے پوچھنے لگا، آپ کہیں انگیج ہے؟ صباحت نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا تو وہ بہت مطمئن سا ہو کر بولا، اوکے، ایک آخری بات، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ انتہائی فضول۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو اس کے لہجے کو دیکھتے ہوئے علی جہانگیر دھیرے سے مسکرایا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر اترتے رنگوں کے کوسے قضا وہ دیکھ چکا تھا۔ تم دونوں کہاں چلی گئی تھی؟ وہ صوبیہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ مدیہ نے چلا کر پوچھا۔ لائبریری۔ صوبیہ مختصر جواب دے کر وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی تھی۔ بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ مدیہ نے اس کی طرف رخ موڑا، انداز ہنوز تھا جو اسے سخت ناگوار گزرا، پھر بھی بڑے ضبط سے بولی، ماما سے میں نے پوچھ لیا تھا اور تم سو رہی تھی، ورنہ جاتے ہوئے تمہیں بھی ضرور بتا کر جاتی، گو کہ یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ عمر سنتا ہوا اندر آیا اور مدیہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم کیا اس کی دادی ہو جو یوں اس پر روب جماتی ہو؟ تم ہمارے بیچ میں مت بولا کرو۔ مدیہ نے اسے ٹوکا تو وہ لڑنے کے انداز میں کہنے لگا، ساحل صرف تمہارا نہیں ہے، سب کا ہے، کیا امیر کیا غریب سب جا سکتے ہیں،
वहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। सबाहत को बेसाख्ता हंसी आई थी। हाँ, मदिया ने नखुवत से सर झुकाकर कहा, तुम्हारी फजूल बातों पर फजूल लोग ही हंसते हैं। तुम्हारा मतलब है एक तुम्हें छोड़कर बाकी सब यहाँ फजूल हैं? उमर खासे बेढंगे अंदाज में हंसा, जिस पर मदिया मजीद सुलगकर कुछ कहना चाहती थी कि सबाहत फ़ौरन बोल पड़ी, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है उमर, ये सिर्फ तुम्हें और मुझे फजूल समझती है और मेरा ख्याल है गलत भी नहीं समझती। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है, मैं साबित कर सकता हूँ, उमर ने कहा। अच्छा, इस वक्त नहीं, फिर कभी फुर्सत से साबित करना, अभी तो मुझे और बहुत काम है। सबाहत कहती हुई सीढ़ियाँ फलांग ऊपर आ गई और पहले लाइब्रेरी से लाई हुई किताबें अपने कमरे में रखीं। फिर बुआ के पास आकर पूछने लगी, मधु को क्या हुआ है बुआ? बुआ से क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो। तभी अगब से मदिया ने कहा तो उसने फ़ौरन पलट कर देखा। हाँ, तुम ही बताओ, तुम्हें याद नहीं है दोपहर में हमने क्या प्रोग्राम बनाया था, फिर तुम सोबिया के साथ क्यों चली गई? मदिया ने कहा तो वह पेशानी पर हाथ मारकर बोली, ओह सॉरी मधु, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था। चलो अभी चलते हैं। जी नहीं, तुम्हारे साथ तो अब मैं भी नहीं जाऊंगी, मदिया ने गुस्से से कहा। तुम्हारी मर्जी है, वैसे बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैं इंसान हूँ, भूल गई मुझसे, फिर सॉरी भी कर रही हूँ और उसके बाद भी तुम्हारा गुस्सा नहीं जाता। वो तासुब से कहती किचन में दाखिल हो गई और चूल्हे पर चाय का पानी रखकर बुआ से पूछने लगी, नबील भाई कहाँ गए हैं बुआ? पता नहीं बेटा, अभी तुम्हारे बड़े मामू का फ़ोन आया था, वो भी पूछ रहे थे और कह रहे थे नबील मियाँ बहुत दिनों से उनकी तरफ नहीं गए। बुआ ने कहा तो वो खासी मुताज्जब हुई। हाय, नबील भाई बड़े मामू के यहाँ नहीं गए तो फिर रोज़ाना कहाँ जाते हैं? कहीं भी जाते हो, तुम्हें क्या? दरवाजे के पास खड़ी मदिया ने टोकना ज़रूरी समझा, फिर बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई तो वो कुछ बेख्याली में बुआ को देखने लगी। ठीक तो है बेटा, तुम क्यों परेशान होती हो, नबील मियाँ कोई बच्चा तो नहीं है। बुआ ने अपनी समझ के हिसाब से उसे तसल्ली दी तो वो चौंक कर बोली, मैं परेशान नहीं हो रही बुआ। खैर छोड़ें, ये बताएं आप चाय पियेंगी? नहीं, और मधु के लिए भी नहीं बनाना, वो अभी पीकर नीचे गई थी। उसके लिए तो मैं वैसे भी नहीं बनाऊंगी, उसने कहा, फिर सिर्फ अपने लिए एक मग में चाय उंडेलकर टेरेस की तरफ निकल आई। अभी शाम पूरी तरह नहीं उतरी थी, वो रेलिंग के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गई और चाय पीने के साथ धीरे धीरे गुनगुनाने भी लगी थी। कोई खूबसूरत सा गीत था जिसके बोलों में खोकर वो गिरदो पेश से बेगाना हो गई थी। यहाँ तक कि शाम गहरी हो चुकी थी। बुआ ने आकर लाइट जलाई तब वो बुरी तरह चौंकी थी। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो बेटी? बुआ ने गालबन यूं ही पूछ लिया था, जब ही जवाब का इंतज़ार किए बगैर वापस पलट गई। उसने गहरी सांस खींचते हुए सर ऊंचा किया तो नज़रों के ऐन सामने शाम का पहला सितारा जगमगाने लगा, जिसे देखकर उसके होंठ आप ही आप मुस्कुराने लगे थे कि लगा सितारे की जगह उस चेहरे ने ले ली जिसकी कमान अबरुओं तले तस्खीर कर लेने वाली आंखें बोलने लगी थी। मुझे ये हक़ मेरी मोहब्बत ने दिया है, जिसका मैं पूरी ईमानदारी से एतराफ़ करते हुए आपको प्रपोज़ भी कर रहा हूँ, और जब तक आप जवाब नहीं देंगी मैं यूं ही क्यास करता रहूँगा और हर दूसरे मोड़ पर आपसे मिलूँगा भी ज़रूर। उसने घबराकर पलकें झपकीं, फिर दोबारा उस तरफ देखा तो वही आंखें थीं। एक आखिरी बात कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? वो कोई खूबसूरत जवाब सोचने लगी थी कि नबील की स्टिक की आवाज़ ने यकलख्त उसके जहन को झंझोड़ दिया। खामोशी में टिक टिक की आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। वह संभल कर यूं बैठ गई जैसे उनकी आमद से बेखबर हो। सबा, चंद लम्हा बाद नबील ने पुकारा था। जी भाई। उसने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर अपनी जगह से खड़ी होकर पूछने लगी, कहाँ चले गए थे आप? बताकर भी नहीं गए। किसे बताता, मधु सो रही थी और तुम। अभी बात उनके होंठों में थी कि वो बोल पड़ी, मैं सोबिया के साथ लाइब्रेरी गई थी। हाँ, जाते हुए बताया था तुमने। और अब मधु कहाँ गई है? उन्होंने बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया। नीचे होगी, उसने कतरे लापरवाही से कहा। नज़र तो नहीं आई, करीबन आधा घंटा मैं अम्मा जी के पास बैठा हूँ, उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। नबील कुछ सोचते हुए अंदाज में बोले तो उसने उठकर रेलिंग से नीचे झांक कर देखा और कोई नज़र नहीं आया तो वो दोबारा बैठते हुए बोली, कहाँ जाएगी नबील भाई? होगी सोनिया आपी के कमरे में। अभी जब मम्मा के आने का वक्त होगा तो देखिएगा, उनसे पहले भागती आएगी। नबील बस हूँ करके रह गए तो कदरे तवक्कुफ से वो उन्हें मुतवज्जा करके कहने लगी, नबील भाई वो बड़े मामू का फ़ोन आया था, आपका पूछ रहे थे। मेरा तो ख्याल था आप वहीं गए होंगे। नहीं, मैं काफ़ी दिनों से वहाँ नहीं गया, जाऊँगा 1-2 दिन में। फ़ौरन तो नहीं बुलाया पापा ने? नबील ने साफ गोई से बताकर पूछा। नहीं, मेरा मतलब है फ़ोन बुआ ने सुना था, अगर उन्हें कोई काम होगा तो वो फिर फ़ोन कर लेंगे या आप। उमर के आने से उसकी बात अधूरी रह गई। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। उमर खासे थके हुए अंदाज में सलाम करके नबील के करीब ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया और दोनों हाथों में सर थाम कर बोला,
توبہ توبہ، چکرا دیا اس لڑکی نے۔ کس لڑکی نے؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ وہ جو میری بھاوج بنے گی، تمہاری بہن مدیہ بیگم۔ اسے پردیس جانے والے کے لیے کوئی تحفہ خریدنا تھا۔ اس کے چکر میں شہر کے سارے بازاروں کی خاک چھاننے کے بعد آخر اس نے تحفہ خریدا بھی تو ایک ریڑھی والے سے، عمر نے جلے کٹے انداز میں بتایا۔ واقعی؟ اس کی بے ساختہ ہنسی میں بے یقینی شامل تھی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ پوچھ لو جا کر اس سے۔ عمر اس کے ہنسنے سے مزید تپ گیا۔ نہیں، میں تمہارا یقین کر رہی ہوں۔ یہ بتاؤ اس نے احمر بھائی کے لیے تحفہ کیا لیا؟ اس نے فوراً ہنسی روک کر تجسس سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو اس نے آئس کریم لینے بھیج دیا تھا، اور جب میں واپس آیا تو وہ اطمینان سے بولی میرا کام ہو گیا، اب گھر چلو۔ پھر میں تمام راستہ پوچھتا رہا کہ کیا خریدا، لیکن اس نے بتا کے نہیں دیا۔ عمر کو غالباً اسی بات کا غصہ تھا۔ تمہیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نبیل جو بہت خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہے تھے ٹوک دیا۔ کیوں نبیل بھائی، اس میں اتنی رازداری برتنے کی کیا بات ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ احمر کے ویزے کا کیا ہوا؟ نبیل نے فضول بحث کو چھوڑ کر کام کی بات پوچھی تو عمر کا موڈ یکلخت بدل گیا۔ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہے نبیل بھائی، ان سے ہی معلوم کیجیے گا۔ اچھا، آئے تو بھیجنا اسے میرے پاس، نبیل کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رک کر بولے، صبا پھپھو آنے والی ہوں گی، کھانا لگا دو۔ جی اچھا، وہ انہیں جواب دے کر عمر کی طرف متوجہ ہو کر بولی، سنو، کھانا ہمارے ساتھ کھانا، بوا نے تمہارے پسندیدہ کوفتے بنائے ہیں۔ ساتھ میں کیا ہے، روٹی یا چاول؟ دونوں۔ چلو اٹھو، مما آ رہی ہیں، اس نے ریلنگ سے آسیہ کی گاڑی دیکھ کر کہا، پھر بھاگ کر کچن کا رخ کیا۔ بابا جان نے شاہ جہانگیر کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور ایک طویل عرصے بعد ان کے انداز میں وہی رازداری تھی جیسی شاہ سکندر کو آسیہ کے حصار سے نکالنے میں انہوں نے برتی تھی، جسے شاہ جہانگیر نے ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس کر لیا تھا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا، اور بہت انجان بن کر بیٹھتے ہی اپنی مصروفیات بتانے لگے، جو تحمل سے سننے کے بعد بابا جان بولے تھے، تم نے ہمیں اتنا بے خبر کیسے سمجھ لیا جہانگیر؟ ہم صرف اپنی اولاد ہی کی نہیں، اولاد کی بھی خبر رکھتے ہیں جو تم نہیں رکھتے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بابا جان؟ کم از کم میں اپنی اولاد سے بے خبر نہیں ہوں، شاہ جہانگیر نے یقین سے کہا۔ اچھا، تو پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ شہر میں تمہارے بیٹے علی نے جو لڑکی پسند کی ہے وہ کون ہے؟ بابا جان نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چکرا گئے۔ علی نے شہر میں؟ نہیں بابا جان، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہوگی۔ ہمیں کسی نے اطلاع نہیں دی جہانگیر، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اس لڑکی کو، اور اس کے بارے میں جاننے کے بعد یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ علی کی شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ بابا جان نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنا کر شاہ جہانگیر سے اختلاف کا حق ہی چھین لیا۔ البتہ ان کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے، جنہیں سوچنے کے بعد وہ کہنے لگے، میں نہیں سمجھتا بابا جان کہ آپ نے یہ فیصلہ علی کی محبت میں کیا ہوگا، کیونکہ محبت کو آپ نے کبھی کمزوری نہیں بننے دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج سکندر کی دوسری بیوی یہاں موجود ہوتی، آپ اسے طلاق نہ دلواتے۔ بابا جان نے ان کی بات سکون سے سن کر ہنکارا بھرا، پھر کہنے لگے، ٹھیک سمجھتے ہو تم، ہمارے فیصلوں میں محبت کی کمزوری شامل نہیں ہوتی، اور ابھی بھی ہم نے علی کی محبت میں نہیں سوچا، بلکہ وہ لڑکی جسے علی پسند کرتا ہے اسے اس حویلی میں لانا مقصد ہے، کیونکہ وہ ہمارا خون ہے، ہمارے سکندر کی بیٹی۔ آپ کا مطلب ہے؟ شاہ جہانگیر اس انکشاف پر بس اسی قدر کہہ سکے، ہاں، اسی شہر والی ڈاکٹرنی کی اولاد جس کے بارے میں سکندر کو بھی معلوم نہیں تھا، ہم نے بتایا ہے اسے، اور یہ بھی کہ اس کی بیٹی کو ہم علی کے ساتھ بیاہ کر لے آئیں گے۔ بابا جان اسی سکون سے بول رہے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا جان، لیکن آسیہ، وہ اپنی بیٹی ہمیں کیوں کر دینے پر آمادہ ہوگی؟ شاہ جہانگیر نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا جو ادھر پہلے سے موجود تھا۔ یہی تو سوچنا ہے ہمیں کہ اس سے بیٹی کس طرح حاصل کی جائے۔ سکندر سے ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ آسیہ سے ہم بیٹی چھین کر نہیں لائیں گے، بلکہ اسی کے گھر سے شاہ علی جہانگیر کے ساتھ بیاہ کر لائیں گے، اور ہم اپنے وعدے سے نہیں پھرتے۔ تم کوئی ایسی تدبیر کرو کہ آسیہ اس رشتے پر راضی ہو جائے۔ بابا جان نے کہا تو ان کی آخری بات پر شاہ جہانگیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ناممکن، یہاں کچھ ناممکن نہیں ہے جہانگیر، ہمیں ہر قیمت پر اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے، اور سکندر سے کیے گئے وعدے کے مطابق۔ بابا جان نے ان کے ناممکن کہنے پر ناگواری کے اظہار کے ساتھ کہا تھا۔ شاہ جہانگیر خاموش ہو کر سوچنے میں لگ گئے، پھر اچانک کسی خیال کے تحت پوچھنے لگے، کیا وہ لڑکی جانتی ہے کہ علی سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ نہیں، اور ہم نے علی کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ ابھی وہ اس پر اپنا آپ ظاہر نہ کرے، اور نہ اس کے سامنے یہاں یعنی شاہ پور کا ذکر کرے۔ بابا جان نے کہا تو شاہ جہانگیر فوراً بولے تھے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا جان، ہم کسی اور کے ذریعے سے یہ رشتہ طے کروا لیتے ہیں، میرا مطلب ہے اپنے ہی خاندان کا کوئی اور فرد،
क्योंकि आसिया और उसके घर वाले सिकंदर को जानते हैं या फिर उन्होंने मुझे देखा है। बाबा जान कितनी देर पुरसोच अंदाज में सर हिलाने के बाद कहने लगे, तुम अपनी बेगम और बेटी को अली के पास भेज दो और उन्हें सारा मामला समझाकर बेगम से कहो कि वो आसिया से राह रस्म बढ़ाकर उससे बेटी मांगे। हमें यकीन है अली जैसे लायक फाइक लड़के के लिए इनकार नहीं होगा, बशर्त आसिया को शुबा ना हो तो। शाह जहांगीर ने कहा, इसके लिए सबसे ज़्यादा तुम्हें मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, समझे तुम? बाबा जान के लहजे में तनबीह दी। बिल्कुल समझ गया बाबा जान, और अब मुझे आरफा को भी समझाना है। शाह जहांगीर जैसे नई मोहम के लिए तैयार होकर उठे थे। मदिया की गैर मामूली तवील खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। पिछले 1.5-2 घंटे से अहमद अपनी सारी तदबीरों में नाकाम होकर आखिर में छिंछला गया था। खुदा के लिए मधु कुछ बोलो, वरना मैं समंदर में कूद जाऊंगा, और ये सिर्फ मेरी धमकी नहीं है, मैं जो कहता हूँ फ़ौरन अमल करता हूँ। मदिया डूबते हुए सूरज से नज़रें हटाकर उसे यूं देखने लगी जैसे पूछ रही हो क्या बोलूं, और वो समझकर कहने लगा, कुछ भी, मसलन ये कि तुम मेरे जाने से उदास हो, और ये कि बाहर जाकर मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। रोज़ाना ख़त लिखूं और तुम भी रोज़ाना जवाब लिखोगी। जी नहीं, वो बेइख्तियार बोल पड़ी, मैं कोई रोज़ाना वज़ाना नहीं लिखूंगी। चलो हफ्ते में एक। अहमद ने उसकी खामोशी टूटने पर दिल ही दिल में शुक्र करते हुए कहा, जनाब मुझे एक ख़त लिखने में पूरा 1 हफ़्ता लगता है, उसके बाद पोस्ट करवाने में आजकल सोचते सोचते कितने दिन निकल जाते हैं। इस हिसाब से आपके 15 ख़तों के जवाब में मेरा 1 ख़त आप तक पहुँचेगा। मदिया ने बगैर किसी उज़र के कहा, कैसी लड़की हो, मेरा दिल रखने की खातिर ही कह देती कि रोज़ाना ख़त लिखूंगी। अहमद के लहजे में हल्का सा शिकवा था। चले अब कह देती हूँ, रोज़ाना लिखूंगी। उसके नरूठे से अंदाज पर वो गहरी सांस खींचकर बोला, तुम्हें तो दिल रखना भी नहीं आता। ज़बरदस्ती रखवाएंगे तो ऐसे ही रखूंगी ना। वो खफकी से कहकर उठ खड़ी हुई तो अहमद उसकी बात पर बेसाख्ता हंसा, फिर उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठाते हुए कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? सारा वक्त तुम्हारी खुशामद करता रहूं? पहले 2 घंटे तुमने खामोशी में गुजारा, अब फिर नाराज़ हो रही हो। अगर इसी तरह करना था तो आई क्यों थी मेरे साथ? ना आती तो आप नाराज़ होते। वो उसी तरह मुंह फुलाकर बोली थी, अगर मेरी नाराज़गी की परवाह है तो फ़ौरन अपना मूड ठीक करो, वरना मैं जाने के वक्त तक तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। अहमद के धमकी आमेज़ लहजे पर वो कुछ खाइफ सी होकर उसे देखते हुए बोली, आप बहुत ख़राब हैं। एक तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, वो फ़ौरन बोला था, और फिर तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। तुम्हें बाइक जो पसंद नहीं है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वहाँ से गाड़ियाँ लेकर आएंगे। ख़रीदने के काबिल तो बनकर आऊँगा ना, और फिर तुम जिस गाड़ी पर हाथ रखोगी वही तुम्हारी। बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना, करोगी ना? अहमद ने झुककर उसकी आंखों में झांका तो उसने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी सिमत मोड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में तैरती नमी वो देख चुका था। कम ऑन मधु, अगर इस तरह करोगी तो मैं अपना जाना कैंसिल कर दूंगा। बेवकूफ़ लड़की, 2 साल की तो बात है और वो यूं गुजर जाएंगे। अहमद ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो मजीद सर झुकाकर पलकों तक आई नमी उंगलियों पर समेटने लगी। चलो अब यहाँ बैठना ख़तरनाक है, लोग मशकूक नज़रों से देखने लगे हैं। अहमद उसका ध्यान बटाने की खातिर उठ खड़ा हुआ, फिर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए पूछने लगा, पानी में चलोगी? वह नफ़ी में सर हिलाकर अपना दुपट्टा संभालने लगी जिसे तेज़ हवा उड़ाए लिए जा रही थी। बस एक सिरा उसके हाथ में था। अहमद ने बढ़कर दुपट्टे का दूसरा सिरा थाम लिया और उसकी गर्दन में लपेटकर आगे बढ़ गया तो वो कदरे सुस्त रवि से उसके पीछे चलने लगी। आइसक्रीम या कुछ और? बाइक के करीब रुककर अहमद ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो उसका दिल रखने की खातिर वो कसदन मुस्कुराई। कुछ और, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी, यानी जो आपका दिल चाहे। अच्छी बात है, चलो। अहमद ने बाइक स्टार्ट करके उसे इशारा किया कि उसके बैठते ही उसने बाइक भगा दी तो वो चीख पड़ी, आहिस्ता, मैं गिर जाऊंगी। अहमद पर उसके चीखने का कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि वो महजूज हो रहा था। जब ही बाइक को हवा से बातें करवाने लगा और जब अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के सामने रुका तो वो फ़ौरन उछलकर उससे दूर जा खड़ी हुई और खूंखार नज़रों से उसे घूरते हुए बोली, बस मैं आज आखिरी बार आपके साथ आई थी, आइंदा कभी कहीं नहीं जाऊंगी, और मुझे कुछ खाना भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, अहमद बाइक बंद करके उसके करीब आया, कहाँ जा रही हो? घर ही जाऊंगी, वो चीख कर बोली। तो चिल्ला क्यों रही हो? चलो घर ही चलते हैं। जी नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप जाएं अपनी बाइक पर, मैं पहुँच जाऊँगी किसी न किसी तरह। वो गुस्से से कहती तेज़ कदमों से एक तरफ चल पड़ी तो अहमद बौखलाकर चंद कदम उसके पीछे चला, फिर ख्याल आने पर वापस पलट कर बाइक स्टार्ट करके उसके करीब ले गया। ये क्या पागलपन है मधु, चलो बैठो। मैंने कहा ना आपके साथ नहीं जाना तो नहीं जाना, उसने एक तरफ रुककर हतमी अंदाज में कहा और फिर चल पड़ी।
ये अच्छी बात नहीं है मधु, ज़रा सी बात पर गुस्से में आ जाती हो। चलो अब मैं बहुत आराम से चलाऊंगा, अहमद ने नरमी से टोकते हुए कहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? अकेली जाओगी तो फूफो को क्या जवाब दोगी? आज छुट्टी का दिन है, वो घर पर है। अहमद ने उसे आसिया के गुस्से से खाइफ करना चाहा तो एकदम रुककर उसे देखते हुए बोली, मम्मा चाहे मुझे जान से मार दे, मैं अकेली ही जाऊंगी। ठीक है जाओ। और अहमद ने वार्निंग के अंदाज में उंगली उठाई थी, फिर एकदम होंठ भींच गया तो वो सर झटक कर फिर चल पड़ी और जैसे ही खाली रिक्शा नजर आया उसमें बैठ गई। अहमद कुछ देर वहीं रुककर जाते हुए रिक्शा को देखता रहा, फिर अपनी बाइक उसके पीछे लगा दी और तमाम रास्ता अपने आप पर झंझलाता रहा कि वो क्यों उसे आसिया के अताब से बचाना चाहता है। घर के सामने मदिया जैसे ही रिक्शा से उतरी, अहमद बाइक उसके करीब ले आया और जेब से वॉलेट निकालता हुआ बोला, तुम अंदर जाओ। वो चंद कदम पीछे हट गई लेकिन अंदर नहीं गई तो अहमद ने पहले रिक्शा फारिग किया, फिर उसे देखकर कदरे तंज से बोला, अब डर क्यों रही हो? जाकर बताओ फूफो को अपना कारनामा। बहुत तुरम खान बनती हो ना, किसी दिन मेरे ही हाथों से ज़ाया हो जाओगी बाखुदा। फूफो का ख्याल करता हूँ वरना। वो उसकी बात पूरी होने से पहले गेट धकेलती हुई अंदर आ गई और सीधी ऊपर जाने के लिए तेज़ी से सेहन अबूर करके बरामदे तक आई थी कि उमर रास्ते में आ गया। अरे रे, ये आंधी तूफान की तरह कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ कब से तुम्हारे इंतज़ार में आंखें दरवाजे पर लगाए बैठा हूँ। और वो प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स पहले मांगे कि बाइक वापस करेंगे फिर आएंगे, उसने तंजिया लहजे में कहकर सर झटका। वाह, लगता है बड़े भाई ने तुम्हारी मौजूदगी में किसी और को लिफ्ट करा दी है, जब भी तुम्हारा मूड ऑफ। बको मत। वो उमर को धक्का देकर सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर आई तो सामने आसिया को देखकर कदरे झिझक गई। गो कि उसकी इजाज़त से ही अहमद उसे अपने साथ ले गया था, मगर फिर भी वो अपने आप में सिमट सी गई और आसिया ने महसूस करके ही कसदन उसकी तरफ से ध्यान हटाया था कि वो फ़ौरन अपने कमरे में दाखिल हो गई और बेड पर गिरती हुई अपने आप से बोली, पता नहीं अहमद कैसे मम्मा से पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? सबाहत ने उसकी खुद कलामी सुनते हुए पूछा तो उसने चौंक कर आवाज़ की सिमत गर्दन मोड़ी और सबाहत को इस्त्री करते देखकर बोली, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा। मेरे अलावा और कौन है यहाँ? अच्छा समझ गई, अपने आप से बातें कर रही हो। सबाहत शरारत से हंसी और उसके खामोश रहने पर इस्त्री का पलक निकालते हुए बोली, सॉरी, अब मैं मुदाखलत नहीं करूँगी, तुम अपना शुगल जारी रखो, मैं जा रही हूँ। सुनो, उसने अचानक किसी ख्याल के तहत सबाहत को पुकार लिया। क्या वाकई अहमद इसी हफ्ते जा रहे हैं? हाँ, क्यों? सबाहत सवालिया नज़रों से देखने लगी। बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे। वो अपने ही ख्याल में गुम होकर जाने क्या कहते हुए खामोश हो गई तो कुछ रुककर सबाहत उसके पास आ बैठी और धीरे से उसका कंधा हिलाकर बोली, तुम कुछ ज़्यादा महसूस कर रही हो मधु। कोई बहुत लंबे अरसे के लिए तो नहीं जा रहे अहमद भाई, जल्दी आ जाएंगे। हाँ, उसने चौंक कर खुद को संभाला, फिर उठते हुए बोली, चलो मम्मा अकेली पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। यही कि तुम मुझे अहमद भाई की संगत में गुजरे लम्हात की रोदात सुना रही होगी। वैसे कहाँ ले गए थे वो तुम्हें? साहिल पर, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और मैंने अहमद को नाराज़ भी कर दिया। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो बाइक इतनी स्पीड से चला रहे थे कि मुझे गुस्सा आ गया और वापसी में मैं आसिया के पुकारने से उसकी बात अधूरी रह गई थी। फिर चंद दिन बड़ी अफरा तफरी में गुजरे। जिस शाम अहमद को जाना था उस रोज़ सुबह ही से घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। यास्मीन समरा और रूबी के साथ आ गई थी और बड़े भैया भी ऑफिस जाते हुए अपने बाल बच्चों को इधर छोड़ गए थे और किसी काम में हाथ बटाने के बजाय सब कज़न्स अहमद और मदिया को छेड़ने में लगे हुए थे, जिससे अहमद जितना महजूज हो रहा था मदिया उतनी ही बौखलाई जा रही थी, क्योंकि बहुत कोशिश के बावजूद वो हमेशा की तरह किसी को तड़क कर जवाब नहीं दे पा रही थी। और जब उमर हद से बढ़ने लगा तब वो सबके दरमियान से निकलकर ऊपर आ गई थी और फिर सबके बुलाने पर भी नहीं गई। अहमद जानता था कि वो मजाक में कही बात को भी ज़िद बना लेती है, इसलिए वक्त रुखसत वो खुद ही उसके पास आ गया था। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आ गई, इसलिए ना, शरीर मुस्कुराहट के साथ कहते हुए अहमद उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया तो वो घबरा कर बोली, उफ, मम्मा आ रही हैं। तो जल्दी से मुस्कुराकर खुदा हाफिज़ कह दो, वरना जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं इसी तरह खड़ा रहूँगा। अहमद ने कहा तो मुस्कुराने की कोशिश में उसकी आंखों में पानी उतर आया, जिसे छुपाने के लिए उसने सर झुकाना चाहा था कि वो उसकी तरफ झुककर बोला, खुदा हाफिज़। चंद लम्हों में आगे पीछे तीनों गाड़ियां रवाना हो गईं तो उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई थी। कुछ देर पहले का शोर हंगामा और सारी अफरा तफरी थम गई थी। उसने अपने कमरे में आकर ट्यूबलाइट ऑन कर दी, फिर खिड़की से पर्दे समेट रही थी कि सबाहत के साथ समरा और रूबी आ गईं,
जिन्हें देखकर वो कसदन ज़रा सा मुस्कुराई। फिर सबाहत को मुखातिब करके पूछने लगी, सुनो मम्मा एयरपोर्ट गई हैं या क्लिनिक? एयरपोर्ट, फिर कह रही थी वहीं से क्लिनिक चली जाएंगी। सबाहत जवाब देकर वॉशरूम में चली गई। तुम क्यों नहीं गई अहमर भाई को सी ऑफ करने? तुम्हें तो साथ जाने से कोई मना ना करता। समरा ने पूछा तो वो ज़रा से कंधे उचकाकर बोली, बस यूं ही। अहमर भाई ने भी इसरार नहीं किया। रूबी को जाने क्यों हैरत हो रही थी। किया था, लेकिन जब देखा कि लड़कियों में से कोई भी नहीं जा रहा तब उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया, और जाहिर है मैंने भी इसीलिए जाने पर इसरार नहीं किया। वो सरसरी अंदाज में कहकर मुस्कुराई। तभी सबाहत वॉशरूम से निकलते हुए बोली, मेरा ख्याल है चाय के लिए बुआ से कहने की जहमत भी किसी ने नहीं की होगी। ये ज़रा सी जहमत तुम कर लो, बाकी पीने की जहमत हम कर लेंगे। मदिया ने फ़ौरन तकिए से कमर टिकाकर टांगें फैलाई तो समरा हंसती हुई उठ खड़ी हुई। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। सबाहत समरा को बिठाकर कमरे से निकली थी कि फ़ोन की बेल पर वहीं से बुआ को पुकार कर चाय का कहा और फिर बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो सबाहत शाह, कैसी हैं आप? उधर से बहुत दिलकश लहजे में पूछा गया। कौन? अली जहांगीर। उसने बेहद घबराकर अपने पीछे देखा, फिर आवाज़ दबाकर बोली, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अपने एक अजीज़ से जो इत्तेफाक से आपकी ममा का पेशेंट है। अली जहांगीर की आवाज़ बता रही थी, जैसे उसे मखमसे में डालकर वो महजूज हो रहा है। ममा का पेशेंट? लेकिन ममा तो जेंट्स को नहीं देखती, यही ना? वो फ़ौरन बोला था। मुझे नहीं पता। वो इस बहस से दामन बचाकर कदरे मिन्नत से बोली, आप प्लीज़ आइंदा यहाँ फ़ोन नहीं कीजिएगा। फिर कहाँ करूँ? वो गालबन मूड में था। क्या मतलब है आपका? वो बमुश्किल अपनी आवाज़ पर काबू पाकर नागवारी से बोली, जिसे महसूस करके वो एकदम संजीदा हो गया। सॉरी, मैं कुछ गलत कह गया। आप खफा तो नहीं हैं? प्लीज़ फ़ोन बंद करें, फिर किसी वक्त मैं खुद आपको रिंग करूँगी। समरा के पुकारने पर वो जल्दी से बोली तो उसने भी फ़ौरन पूछा, मेरा नंबर है ना आपके पास? जी। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा। उधर से सिलसिला मुनक़ता हुआ तो उसने बेतहाशा धड़कते दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस खींची, फिर रिसीवर रखकर कमरे का रुख किया था। जब दिल बेइख्तियार हो जाए तो सारी एहतियातें धरी रह जाती हैं, और सबाहत शाह जितनी मोहतात थी, जिस रास्ते पर चलना नहीं चाहती थी, वही सामने आ गया था। फिर भी उस पर कदम रखने से पहले उसने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे आलम में दिल के पास हर बात का जवाब पहले से मौजूद होता है, और फिर उसके दिल की कोरी ज़मीन पर चाहत के कतरे टपकाने वाला कोई आम सा शख्स भी तो नहीं था। वो अगर अब तक उससे कतराती रही थी तो सिर्फ आसिया के खौफ से, जो अभी भी मौजूद था। लेकिन अली जहांगीर की सहर अंगेज़ शख्सियत के साथ मजबूत लहजे की सच्चाइयाँ उस पर हावी हो गई थी। जब ही तो दिल सारे अंदेशों के जवाज़ घड़ रहा था। ज़रूरी तो नहीं जो कुछ ममा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। वो अगर शाह सिकंदर की तरह फ्रॉड होता तो पहले ही मुकाम पर मुझे प्रपोज़ क्यों करता? अजीब मोड़ आ गया था जहाँ सारे मौसम एक साथ उतरते हैं, और सबाहत शाह ने हार मानकर उस रास्ते पर कदम रखते हुए दिल को ये बावर करा दिया था कि उसके बारे में सोचने और फैसला करने का इख्तियार सिर्फ आसिया को है। हर दो सूरतों में दिल को उसका फ़ैसला मानना होगा। और यही बात अली जहांगीर से कहने के लिए उसने उसका नंबर डायल करते हुए घड़ी पर नज़र डाली थी। 5:30 हो रहे थे। पता नहीं वो घर पर होगा कि नहीं। उसने सोचा था कि उधर दूसरी बेल पर रिसीवर उठाने के साथ उसकी आवाज़ सुनाई दी। यस, अली जहांगीर स्पीकिंग। जी, ये मैं हूँ सबाहत। अगरचे उसने बहुत संभल कर कहा, फिर भी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। कैसी हैं सबाहत? मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। अली जहांगीर को जैसे अचानक बहुत बड़ी खुशी मिल गई थी। क्या सोच रहे थे? यही कि पता नहीं आप कितना इंतज़ार करवाएंगी। अली जहांगीर ने कहा तो उसने बेइख्तियार पूछा था, आप कितना इंतज़ार कर सकते थे? मैं ये फ़जूल सा जुमला हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक। पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, आज है कल नहीं। वैसे आप क्या सुनना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। वो कदरे सटपटा गई थी। चलें, और भी जो कुछ पूछना है यूं ही पूछ लें। उसकी ज़रा सी हंसी की आवाज़ सुनकर वो खामोश हो गई तो कदरे तवक्कुफ़ से उसने क्रेडल पर हाथ मारकर पुकारा, हेलो सबाहत, आप खामोश क्यों हो गई? वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। उसके सोचते हुए अंदाज पर वो फ़ौरन बोला, कोई ख़ास बात है या कोई प्रॉब्लम? मेरे लिए तो ख़ास बात है, अब पता नहीं आप इसको अहमियत देते हैं कि नहीं। सबाहत शाह, वो बहुत संजीदा लहजे में गोया हुआ था, आपकी आम बात भी मेरे लिए खसूसी अहमियत की हामिल होगी। कभी ऐसा गुमान भी नहीं कीजिएगा कि मैं। एक मिनट, उसने टोक कर पीछे देखा। सोबिया की आवाज़ आ रही थी, शायद बुआ से उसके बारे में पूछ रही थी। तब वो जल्दी से उसे मुखातिब करके बोली, सुने अली, मैं फिर बात करूँगी।
ओके, खुदा हाफिज़, अली जहांगीर ने समझ कर कहा तो वो आहिस्ता से रिसीवर रखकर बाहर निकल आई और अकब से सोबिया को कंधों से थामकर अपनी तरफ घुमाती हुई पूछने लगी, क्या बात है, क्या फिर मधु और उमर में कोई तकरार शुरू हो गई है? नहीं, नीचे चलो, शकील चचा आए हैं, समिया आपी की शादी है। सोबिया ने खुश होकर बताया तो वो भी खुश हो गई। सच? कब है शादी? नीचे चलोगी तो पता चलेगा ना, मैं तो सिर्फ शादी का सुनकर भागी आई हूँ। सोबिया ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। चल रही हूँ, 1 मिनट रुको, मैं दुपट्टा चेंज कर लूँ, ये कुछ मैला हो रहा है। वो कहती हुई हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग गई और चंद लम्हों में दुपट्टा बदलकर सोबिया के साथ नीचे आई तो शकील मदिया से उसका पूछ रहे थे। मैं आ गई हूँ मामू जी, अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराती हुई उनके करीब जाकर झुक गई तो वो उसके सर पर हाथ रख कर बोले, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप अकेले आए हैं, मामी जी नहीं आई? उसने अम्मा जी के पास बैठते हुए पूछा। नहीं बेटा, उन्हें काम बहुत थे, बस अब आप सब वहीं चलकर उनसे मिल लेना। शकील उसे जवाब देकर अब्बा जी की तरफ मतवज्जा हो गए। अब्बा जी, आप और अम्मा जी तो मेरे साथ ही चलेंगे, मैं टिकटें लेता हुआ आया हूँ, बाकी सब अपनी सहूलत देखकर आ जाएंगे। अब्बा जी ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया था कि मदिया बोल पड़ी, मैं भी आपके साथ चलूँगी अब्बा जी। क्यों, तुम इतना पहले जाकर क्या करोगी? उमर के टोकने पर वो चिढ़कर बोली, तुम्हें क्या? बस अब पहले तुम दोनों लड़ो, फिर कोई बात होगी, अम्मा जी ने कहा तो शकील ताज्जुब से पूछने लगे, अभी भी लड़ते हैं? सिर्फ ये दोनों चचा जान, और कोई नहीं, सोबिया फ़ौरन बोली थी। पहल इसकी तरफ से होती है मामू जी, ये हर बात में अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझता है। अभी देख लें, मैंने इससे तो कुछ नहीं कहा था। मदिया ने भी फ़ौरन अपनी सफाई पेश करके इल्ज़ाम उमर के सर रख दिया। अच्छा बस ठीक है, अब तुम सब जाओ, अपने काम करो, हमें बात करने दो, अम्मा जी ने कहा तो सबाहत मदिया को इशारा करती हुई कमरे से निकल आई। तुम ऐसी अहमकाना बातें क्यों करती हो? ऊपर आते ही सबाहत मदिया को टोकते हुए कहने लगी, जब मामू जी कह रहे थे कि वो अम्मा जी और अब्बा जी की टिकटें लेते हुए आए हैं, फिर तुमने अपने साथ जाने की बात क्यों की? क्यों, क्या मेरी टिकट उनके साथ नहीं हो सकती? मदिया ने तुनक कर कहा। बात टिकट की नहीं है मधु, तुम्हें पहले मम्मा से पूछना चाहिए, पता नहीं वो क्या प्रोग्राम बनाती हैं। सबाहत ने धीरे से समझाने की कोशिश की लेकिन वो हनूज उसी अंदाज में बोली, मम्मा का प्रोग्राम मुझे पता है, सिर्फ 3 दिन का होगा और मैं इतने कम दिनों के लिए नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। सबाहत ने यूं कंधे उचकाए कि उससे उलझना फजूल था, लेकिन मदिया शायद उलझने के मूड में थी। उससे तो नहीं। रात में जैसे ही आसिया ने नबील के सामने जिक्र छेड़कर प्रोग्राम सेट करना चाहा, वो बोल पड़ी, मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं जाऊंगी मम्मा, आप मुझे अम्मा जी और अब्बा जी के साथ भेज दें। वो तो कल जा रहे हैं, जबकि शादी में अभी 15 दिन है, इतने दिन तुम्हारे कॉलेज का नाका नहीं होगा। आसिया ने उसे यूं देखा जैसे वो भूल रही हो, लेकिन जवाब में उसने आसिया को याद दिला दिया, ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब मैंने आपसे छुट्टियों में कहा था। मेरी समझ में नहीं आता, तुम इस्लामाबाद में इतने दिन क्यों रहना चाहती हो? तुम्हारी समिया से कोई इतनी दोस्ती नहीं है, और अगर घूमने फिरने का शौक़ है तो वो भी 2 दिन में पूरा हो सकता है। आसिया उसकी बेकार की ज़िद से आजिज़ आकर बोली थी, मुझे सिर्फ इस्लामाबाद नहीं घूमना, मरी, सवात और यहाँ और वहाँ इस्लामाबाद में भी कोई इतना फारिग नहीं है जो तुम्हें घुमाता फिराता रहे। आसिया उसे टोक कर कदरे नागवारी से कहने लगी, तुम्हें ये फजूल बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि मैंने तुम्हें छुट्टियों में क्यों नहीं भेजा। इसलिए कि मैं पसंद नहीं करती। यहीं इस शहर में तुम्हारे बड़े मामू और अदील मामू रहते हैं, कभी उनके यहाँ मैंने तुम्हें एक रात रहने की इजाज़त दी है? तुम मेरे साथ जाओगी और मेरे साथ ही आओगी, समझी? जी। मदिया ने बहुत जज्बज होकर सर झुकाया था। छुट्टी का दिन था, खिलाफ मामूल आधा दिन अली जहांगीर ने सोकर गुजारा, जिससे उसकी तबीयत बोझल हो गई थी। शावर लेने के बाद भी सर भारी था। वो करम दिन से चाहेगा कहकर लाउंज में आ बैठा और टीवी ऑन करके चैनल बदल बदल कर देखने लगा। किसी चैनल पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसे देखकर जहन फ्रेश होता। जब ही बहुत उकताकर उसने टीवी बंद कर दिया, फिर उठकर रैक में कोई अच्छी कैसेट तलाश कर रहा था कि शाह जहांगीर बीवी और बेटी राबिया के साथ आ गए, जिन्हें देखकर वो खुश होने के साथ हैरान भी हुआ। माँ बाप से मिलने के बाद राबिया की तरफ मतवज्जा हुआ तो शरारत से बोला, शॉपिंग करने आई होगी ना, तुम्हारा दिल नहीं भरता? नहीं, और अब तो रोज़ शॉपिंग होगी क्योंकि अब हम यहीं रहेंगे आपके साथ, राबिया ने कहा तो वो आरफा बेगम को देखने लगा। हाँ, बाबा जान ने भेजा है हमें तुम्हारी शादी के सिलसिले में, आरफा बेगम तस्दीक करते हुए नागवारी से बोली, वो जो यहाँ तुमने लड़की पसंद की है उसके साथ। ओफो, ये बातें आराम से बैठकर करने की हैं, तुम आते ही शुरू हो गई। शाह जहांगीर ने कदरे झंझलाकर बीवी को टोका, फिर उससे बोले, अली बेटा कोई चाय पानी?
جی ابا آپ آرام سے بیٹھیں، بلکہ ادھر بیڈ روم میں چلیں، میں وہیں چائے بھجواتا ہوں۔ اس نے شاہ جہانگیر کو بیڈ روم میں بھیج کر کرم دین کو پکارا اور اسے اسپیشل چائے کا کہنے کے بعد عارفہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، تو آپ کو بابا جان نے بھیجا ہے؟ ہاں، اور بڑی تاکیدیں کی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا اس ڈاکٹرنی کو تو انہوں نے گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا اور اس کی بیٹی کے لیے اتنے بے چین ہو رہے ہیں۔ پھر بیٹا بھی میرا ملا، یونس بھائی کے بھی تو لڑکے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ کیوں نہیں بیاہ لے جاتے اسے؟ عارفہ بیگم نے نخوت سے کہا تو وہ خاصا جذبز ہوا۔ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بابا جان کوئی زبردستی تو نہیں کر رہے، صباحت پہلے میری پسند ہے، اس کے بعد بابا جان کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو فوراً سے میری شادی پر تیار ہو گئے، ورنہ شاید مجھے بھی چچا سکندر کی طرح ایک جنگ لڑنی پڑتی۔ ہاں، عارفہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ امی پلیز آپ اس طرح نہیں کریں، جب یہ طے ہے کہ میری شادی صباحت کے ساتھ ہی ہوگی تو بابا جان کے فیصلے اور میری پسند کو دل سے قبول کریں، تب ہی تو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر آسیہ کے پاس جا سکیں گی۔ اس نے دھیرج سے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا تو رابعہ اس کی تائید کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کا یہ رویہ رہا تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ بقول بابا جان کے ڈاکٹر آسیہ بہت چالاک عورت ہے، آپ جانتی ہیں، اگر انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ آپ اس کی بیٹی کو بہو بنانے پر مجبور کی گئی ہیں تو وہ صاف انکار کر دے گی، اور بابا جان انکار نہیں سننا چاہتے۔ چلو ابھی امی کو آرام کرنے دو۔ اسے اپنی شادی کا موضوع اس انداز سے اچھا نہیں لگا تو رابعہ کو ٹوکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایک تو سفر کی تھکان، اوپر سے تم امی کو پریشان کر رہی ہو۔ ہائے، رابعہ نے پوری آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے ساتھ عارفہ بیگم کو اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ چلیں امی، دیکھیں ہمارے لیے کون سا کمرہ ٹھیک رہے گا۔ رابعہ ماں کو اٹھا کر لے گئی تو وہ یوں ہی ٹہلنے کے انداز میں لاؤنج کا ایک چکر کاٹ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد رابعہ واپس آئی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، بھائی مجھے تو بس آپ فوراً اس لڑکی سے ملوائیں، ایمان سے جب سے سنا ہے میں تو اسے دیکھنے کو مری جا رہی ہوں، کیا بہت خوبصورت ہے۔ اب پتہ نہیں تمہارے نزدیک خوبصورتی کیا ہے، اس نے فوراً صباحت کے بارے میں کچھ کہنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہو وہ تمہیں بھی اچھی لگے۔ کوئی نہیں، خوبصورت چیز دیکھنے میں سب کو خوبصورت ہی لگتی ہے، جیسے سکندر چچا کی بیٹی الماس، کیا وہ بھی اس جیسی ہے؟ رابعہ کا اشتیاق فطری تھا۔ سوچتے ہوئے انداز میں اس کی نظریں ایک نقطے پر مرکوز ہو گئیں، غالباً الماس اور صباحت کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ الماس ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی، سوائے آنکھوں کے جن پر شاہ سکندر کی مہر لگی تھی، اور ادھر صباحت کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن اب دونوں چہروں کو ایک ساتھ سوچتے ہوئے وہ اس واضح مشابہت پر اپنے آپ مسکرا دیا تھا۔ ارے میں نے آپ سے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں پوچھی جو آپ گہری سوچوں میں ڈوب گئے؟ رابعہ کے ٹوکنے پر وہ ذرا سا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا پوچھا تھا تم نے؟ ہاں، وہ صباحت، وہ بالکل الماس جیسی نہیں ہے، بس تھوڑی سی مشابہت ہے دونوں میں، باقی تم خود دیکھ لینا۔ کب ملوائیں گے اس سے؟ رابعہ نے بے تابی سے پوچھا۔ میں خود کہاں ملتا ہوں اس سے جو تمہیں ملواؤں گا، وہ خاصی بزدل لڑکی ہے یا شاید بہت محتاط، مجھے فون تک کرنے سے منع کر چکی ہے، اور خود اسے جب کبھی موقع ملتا ہے تو فون کر لیتی ہے، اور اب جب بھی اس کا فون آئے گا میں تمہاری بات کروا دوں گا، ٹھیک؟ کوئی ٹھیک نہیں، میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی، آپ بس ابھی میری بات کروائیں اس سے۔ رابعہ کی بے صبری پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا تو وہ ضدی لہجے میں بولی، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ منع کر چکی ہے۔ اس نے آپ کو منع کیا ہے کیونکہ آپ مرد ہیں، اور ابھی تو میں بات کروں گی، ادھر کسی اور نے ریسیور اٹھایا تب بھی بڑے آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ صباحت کو بلا دیں۔ رابعہ نے کہا تو اس کا مطلب سمجھنے کے بعد بھی وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے ٹیلی فون سیٹ اٹھا لانے کا اشارہ کیا تھا۔ رابعہ فوراً اٹھی اور ٹیلی فون سیٹ لا کر اس کے قریب رکھ دیا۔ چند لمحے توقف سے اس نے ریسیور اٹھا کر رابعہ کو تھما دیا۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، صباحت ہے؟ جی میں اس کی دوست ہوں رابعہ، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرا دی۔ آ رہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس نے فوراً ریسیور جھپٹ کر کان سے لگایا تو ادھر سے صباحت پوچھ رہی تھی، ہیلو کون؟ میں ہوں علی۔ اس نے بڑے آرام سے سامنے ٹیبل پر یوں ٹانگیں سیدھی کی جیسے اب اس سے لمبی گفتگو ہوگی۔ میرے خدا، آپ نے، میرا مطلب ہے میرے بھائی سے آپ نے؟ صباحت گھبراہٹ میں ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ریلیکس صباحت، آپ کے بھائی سے میری سسٹر نے بات کی تھی۔ اس نے سمجھ کر اطمینان دلایا، پھر کہنے لگا، اصل میں میری سسٹر بہت دنوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ سے ملاقات کرا دوں، اور میرے مسلسل ٹالنے پر اس وقت ناراض ہو گئی تو میں نے سوچا آپ سے بات کرا ہی دوں۔
اگر آپ خود کو مشکل میں محسوس کر رہی ہیں تو میں فون بند کر دیتا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ویسے میں خود آپ کو کال کرنے والی تھی یہ بتانے کے لیے کہ میں اسلام آباد جا رہی ہوں اپنی کزن کی شادی میں۔ اچھا، لوٹیں گی کب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میرا خیال ہے 3-4 دن میں واپسی بھی ہو جائے گی۔ اس کے جواب پر وہ مطمئن سا ہو کر بولا، اچھی بات ہے، اور یہ میری سسٹر سے ذرا ہیلو ہائی کر لیں تاکہ اس کی ناراضگی دور ہو۔ اس نے ساتھ ہی ریسیور رابعہ کو تھما دیا۔ جی، میرا نام رابعہ ہے، ابھی 2 مہینے پہلے BA کا امتحان دیا ہے۔ یہاں نہیں، دبئی میں، ہم لوگ عرصہ دراز سے وہیں مقیم تھے، بلکہ میرے فادر تو ابھی بھی وہیں ہیں۔ آپ کو علی بھائی نے نہیں بتایا؟ رابعہ سکھایا ہوا سبق اتنی سہولت سے دہرا رہی تھی کہ وہ بھی حیران ہو کر سن رہا تھا۔ صباحت سوٹ کیس بند کر رہی تھی کہ مدیہ روک کر بولی، 1 منٹ پہلے مجھے دیکھنے دو میرے کون کون سے سوٹ رکھے ہیں۔ اوف، وہ اب تم سارا اٹیچی خراب کرو گی، کوئی ضرورت نہیں اسے کھولنے کی۔ تمہارے وہ سارے سوٹ رکھے ہیں جو تم نے کہے تھے۔ صباحت اس کا ہاتھ جھٹک کر سوٹ کیس لاک کرنے لگی، لیکن اس نے پھرتی سے چابی جھپٹ لی۔ خدا کے لیے مدھو، صبح سے استری کر کر کے میری کمر اکڑ گئی ہے، تو میں نے کون سا ایک ایک کپڑا نکال کر دیکھنا ہے؟ مدیہ سوٹ کیس کھولتے ہوئے بولی، پھر جھک کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ عمر اسے پکارتا ہوا آ گیا۔ مدھو، کہاں ہو مدھو؟ کیا ہے؟ اس نے سوٹ کیس میں سر نکال کر اسے دیکھا۔ جلدی سے اچھی سی چائے پلاؤ، وہ بھی اپنے ہاتھ کی، تب بتاؤں گا کیا ہے۔ عمر نے کرسی پر بیٹھ کر سامنے بیڈ پر یوں ٹانگیں پھیلائیں جیسے واقعی اس کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ مت بتاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے سننے کا۔ کیا ہوا ہے کیا نہیں؟ مدیہ نے حسب عادت کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تمہاری مرضی۔ عمر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیب سے لفافہ نکال کر لہراتے ہوئے بولا، میں نے کوئی بری فرمائش تو نہیں کی، بس 1 کپ چائے۔ کس کا خط ہے؟ مدیہ نے چلانے کے ساتھ لفافہ جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن عمر نے پھرتی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تمہیں کیا؟ دیکھو عمر، اگر میرا ہے تو فوراً مجھے دے دو، ورنہ… مدیہ کے دھمکی آمیز انداز پر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، تمہارا ہی ہے، لیکن ملے گا چائے کے بعد۔ پلا دوں گی، 1 نہیں 10 کپ، پہلے خط دو۔ نہ، مجھے تمہارا اعتبار نہیں، پہلے چائے۔ عمر کو جانے کب کب کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ لفافہ سونگھ کر بولا، آہ کیا خوشبو ہے، لگتا ہے بڑے بھائی نے سارے جذبوں کو نچوڑ دیا ہے۔ اف، کتنے کمینے ہو تم، میں ماموں جی سے تمہاری شکایت کر دوں گی اور احمد کو بھی لکھوں گی کہ تم کتنے بلیک میل کرتے ہو۔ سب کرو گی لیکن چائے نہیں بناؤ گی، 1 نمبر کی کام چور۔ عمر نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے لفافہ بیڈ پر پھینک دیا اور جانے لگا کہ وہ پکار کر بولی، سنو، بوا 5 بجے چائے بناتی ہیں، آ کر پی لینا۔ میرے گھر میں تو جیسے چائے کا کال پڑا ہوا ہے۔ عمر بری طرح تلملا گیا تھا۔ جانے دو عمر، تمہیں پتہ تو ہے اس کا۔ چلو تم نبیل بھائی کے کمرے میں وہیں چائے لے کر آتی ہوں۔ صباحت جو خاموشی سے دونوں کی تکرار دیکھ اور سن رہی تھی، ہمیشہ کی طرح صورتحال کی نزاکت کا احساس کر کے عمر کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ مدیہ نے بیڈ پر سے لفافہ اٹھا کر بے اختیار ناک کے ساتھ لگایا اور خود ہی ہنس پڑی۔ پھر بیڈ پر گر کر لفافے سے خط نکالا۔ کس نام سے پکاروں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہاں آ کر میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں۔ نہ، یہ مت سمجھنا کہ پڑھائی کی وجہ سے، بلکہ حسین نظروں اور جلووں نے میرے ہوش بھلا دیے ہیں۔ کہاں کہاں سے اور کس کس کی طرف سے نظریں چراؤں؟ ادھر نیلا سمندر ہے، ادھر نیلی آنکھیں، میں دونوں میں فرق کھوجنے لگتا ہوں۔ پھر اوپر دیکھتا ہوں، پورے آسمان پر صرف ایک اکیلا چاند، اس کے آس پاس دور دور کہیں کوئی ستارہ نہیں۔ شاید سارے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں، جبھی تو اتنی جگمگاہٹ ہے۔ مدھو، میرا کیا ہوگا؟ اگر میں اپنے مقصد سے ہٹ گیا تو کس منہ سے واپس آؤں گا؟ دیکھو، میرے لیے دعا کرو گی نا؟ ہر سطر کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا گیا تھا۔ پتہ نہیں احمد نے سچ لکھا تھا یا اسے ستانے کو محض مذاق۔ کچھ بھی تھا، وہ کتنی دیر بے حس و حرکت پڑی رہی، کیونکہ کیسی بھی ضدی اور خود سر سہی تھی تو بہرحال لڑکی جس کی آنکھوں میں خواب سجائے گئے تھے اور سجانے والا خود ان کا دشمن ہو رہا تھا۔ احمد کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی دیر بعد اس نے سب مذاق سوچ کر خود کو سہارا دینے کی کوشش کی اور کسی حد تک اس میں کامیاب ہو کر خط دوبارہ لفافے میں بند کیا اور پھر اسے اپنی الماری میں چھپا کر کمرے سے نکلی تھی۔ کیا احمد بھائی نے ہر ایک پل کا احوال لکھ بھیجا ہے؟ صباحت نے اسے دیکھتے ہی چھیڑا تو وہ بس ذرا سا مسکرا دی۔ کم از کم مجھے تو پڑھوا دو، دیکھوں تو احمد بھائی نے اپنے جذبوں کو کس طرح… بکو مت، وہ فوراً ٹوک کر بولی۔ احمد کوئی دنیا سے نرالے تو نہیں ہیں جو ان کی تحریریں بھی انوکھی ہوں گی۔ وہی باتیں جو سب لکھتے ہیں انہوں نے بھی لکھی ہیں۔ سب کیا لکھتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ صباحت اس کی اندرونی کیفیات سے بے خبر شوخی سے باز نہیں آئی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ چڑ گئی تھی۔
पूरी तरह झिड़क कर मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाने लगी तो सबाहत ने हैरान होकर उसे देखा। फिर मौजू बदलने में ही आफियत समझी थी। अच्छा सुनो, तुमने सूटकेस बंद कर दिया था या ऐसे ही खुला छोड़ दिया है? पता नहीं, जाकर देख लो। उसने जैसे बादल नखास्ता जवाब दिया था। असल में अब उसका किसी बात में दिल नहीं लग रहा था। अहमर के ख़त ने हकीकतन उसे दुख पहुंचाया था, हालांकि वो ऐसा तो नहीं था। ऐसी दिल जलाने वाली बातें तो उसने कभी मजाक में भी नहीं की थी। फिर उसे क्या हो गया था? कहीं सचमुच तो वो... उसका जहन इन्हीं बातों में उलझ रहा था जब ही सबाहत की मुदाखलत नागवार गुजर रही थी। अपने कमरे में बंद होने का वक्त नहीं था क्योंकि आसिया आने वाली थी और उसके आते ही सबने यहाँ से रवाना होना था। एक बार उसने सोचा कि वो कोई बहाना करके इस्लामाबाद जाने से मना कर दे, लेकिन इस ख्याल से कि ऐन वक्त पर ख्वामखा सबका मूड ख़राब होगा, उसने अपनी सोच झटक दी। फिर अहमर की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश में वो कुछ बुझ सी गई थी। उसके बाद इस्लामाबाद जाकर ही उसका मूड ठीक हुआ। अब पता नहीं जगह की तब्दीली ने उसका ध्यान बटा दिया था या कोई और बात जिससे वो अपने असल रंग में आ गई थी। अल्लाह, मामी जी आपका घर कितना खूबसूरत है। सारा घर देखने के बाद वो सीमा भाभी के पास आ बैठी थी। पता है, मैंने छुट्टियों में मम्मा से कहा था कि मुझे और सबा को आपके पास भेज दें, लेकिन मम्मा मानी ही नहीं। अगर उस वक्त मैं आती तो इतने बहुत सारे दिन आपके घर रहती। सच मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अभी भी बहुत सारे दिन रहना। सीमा भाभी ने उसकी ठोड़ी छूकर कहा तो वो मायूस सी बोली, अब नहीं रह सकती क्योंकि कॉलेज खुले हैं और अगले महीने सेमेस्टर टेस्ट भी होने वाले हैं। अलबत्ता आप मम्मा से कह दें कि वो इस बार हमें छुट्टियों में ज़रूर भेजें। पहले भी आसिया को मना तो नहीं करना चाहिए था। खैर, इस बार मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी। सीमा भाभी ने उसे खुश कर दिया। सच मामी जी, बस जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगी और आप लेने आएंगी, तब तो मम्मा कभी मना नहीं कर सकेंगी। असल में आसिया तुम दोनों के बगैर रह नहीं सकती ना। हम दोनों नहीं, तीनों। नबील भाई को भी वो कहीं नहीं जाने देती। इसके याद दिलाने पर सीमा भाभी पे साख्ता मुस्कुराई। हाँ, तुम तीनों। और पता है मामी जी, मैं... आसिया के आने से उसकी बात अधूरी रह गई। मधु, तुम यहाँ बैठी हो बेटा, अम्मा जी ने तुमसे कोई काम कहा था। आसिया ने उसे देखकर कहा। मुझसे? अपनी तरफ इशारा करके उसने सोचते हुए अंदाज में पूछा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो मम्मा, मैं तो बहुत देर से मामी जी के पास हूँ और इससे पहले लान में थी। अम्मा जी ने सबा से कहा होगा। सबा से कहती तो उनका काम हो चुका होता, आसिया ने बैठते हुए कहा। और ना होने का मतलब आपने समझ लिया कि... वो मुंह फुलाकर उठ खड़ी हुई। मैंने क्या समझ लिया बेटा, जाकर अम्मा जी से पूछो। वो बार बार तुम्हारा नाम लेकर कह रही हैं कि उन्होंने तुमसे अपनी चादर का कहा था। आसिया ने उसका हाथ पकड़कर धीरज से कहा तो चादर के साथ ही उसे अम्मा जी का काम याद आ गया, लेकिन अब उसे अनजान ही बनना था। मैं मालूम करती हूँ अम्मा जी से। वो बज़ाहिर सादगी से कहकर कमरे से निकली तो अपनी भूल पर बजाय शर्मिंदा होने के हंसती हुई अम्मा जी की चादर तलाश करने लगी जिसे उन्होंने इस्त्री से सुखाने को कहा था और उसने आदत के मुताबिक जाने किस कोने में डाल दी थी। क्या चाहिए? अशर ने उसे अपने कमरे में आते ही मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखते पाकर पूछा तो वो बेध्यानी में बोली, चादर। हरे रंग की? अशर ने शरारत से कहा। हरे? वो चौंक कर अशर की तरफ मतवज्जा हुई। नहीं अशर भाई, अम्मा जी की चादर, वो गालबन ब्राउन कलर की थी। आपने देखी है? हाँ, सुबह, बल्कि 2 रोज़ से रेलिंग पर फैली हुई देख रहा हूँ। अभी भी वहीं होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक सूखी नहीं होगी। वो सुखाने ही के लिए अम्मा जी ने मुझे दी थी और मैं पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। खैर छोड़ें। वो फिर असल काम छोड़कर आराम से बैठते हुए बोली, मैंने सुना है आप भी बाहर जा रहे हैं। ठीक सुना है। क्यों? मेरा मतलब है आपको तो यहाँ अच्छी जॉब मिल गई है, फिर क्यों जा रहे हैं? उसी जॉब पर जा रहा हूँ, ऑफिस की तरफ से 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा वहाँ कुछ और करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही ट्रेनिंग के बाद वहाँ मज़ीद क़याम का ख्याल है। अशर ने बहुत सीधे साधे अंदाज में उसकी बात का जवाब दिया था। ये तो आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं ना, वहाँ जाते ही आपके इरादे बदल जाएंगे। 1 से 2 साल, फिर 4, फिर... क्यों, क्या अहमर ने... अशर ने उसकी बात काटी तो वो भी फ़ौरन बोली थी, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो बस सुनी सुनाई कह दी। बाहर जाकर लोग घर बार क्या अपने आप को भी भूल जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन तुम्हें अहमर पर भरोसा होना चाहिए। अशर उसका सर हिलाकर मुस्कुरा दिया तो वो कुछ कंफ्यूज सी होकर उसके कमरे से निकल आई। लाउंज में लड़कियां ढोलक पीटने की तैयारी कर रही थीं। उसे देखते ही सोबिया चिल्लाई, मधु आ गई, ढोलक इसे दो, आओ ना मधु। मधु से अच्छी मैं बजा लेता हूँ। उधर से गुजरते उमर ने रुककर फ़ौरन मुदाखलत की तो मदिया उसे देखकर बोली, यूँ कहो लड़कियों में बैठने का शौक़ है।
ارے تو لڑکیاں کوئی غیر تھوڑی ہیں، سب اپنی ہیں۔ عمر دھڑلے سے سب کے درمیان بیٹھ گیا اور ڈھولک پر ہاتھ مارنے کے ساتھ شروع ہو گیا۔ بہنا او بہنا تیری ڈولی میں سجاؤں گا۔ لڑکیاں تالیاں پیٹ کر اس کا ساتھ دینے لگیں تو وہ بھی رہ نہیں سکی، فوراً بیٹھ کر سب کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔